हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल स्टडी विद ए चौहान में। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच आज हम इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको बता दिया था। आशा करता हूं वो आपको समझ आया होगा, और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवश्य डाल दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं, तो आपके लिए बेहतर होगा। आइए स्टार्ट करते हैं सेलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, इस भारतीय संविधान जो है, हाँ मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि हमने जो संविधान बनाया, हमने विभिन्न देशों के संविधान से जो जो अच्छे प्रोविजंस थे, जो जो अच्छी बातें थी, उनको हमने क्या किया, अपने संविधान में उनको इंक्लूड किया विद सम मॉडिफिकेशंस। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन हमने इंक्लूड किया। बावजूद इसके जो भारतीय संविधान है, जो देश के जितने संविधान है उन सबसे यूनिक है। इसके कुछ अपने स्पिरिट्स हैं, इसका कुछ अपना स्पेशल कंटेंट है, या कहें इसकी एक अपनी यूनिकता है, अपनी एक यूनिसिटी है। ठीक है, इस ये काफी यूनिक फीचर्स हैं भारतीय संविधान के। उन सभी पॉइंट्स पर, उन सभी बिंदुओं पर हम आज भली भांति चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे हेडिंग है सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर मैंने वही लिखा है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक इन इट्स कंटेंट एंड स्पिरिट। ये काफी यूनिक है। दो borrowed फ्रॉम द ऑलमोस्ट एवरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। हमने लगभग वर्ल्ड के सभी देशों के जो संविधान थे उससे हमने क्या किया, अपने प्रोविजंस को borrow किया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज सेवरल सेलिएंट फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अदर कंट्रीज। बावजूद इसके कुछ ऐसे फीचर्स भारतीय संविधान में है जो इसको क्या बनाते हैं, यूनिक बनाते हैं। तो वो कौन कौन से सेलिएंट फीचर्स हैं, उनकी आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें पहला फीचर्स आ जाता है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की मैं आपको एक बात यहां पर बताऊंगा कि जो भारतीय संविधान है, वर्ल्ड में जितने भी संविधान है ना, उन सभी संविधान में सबसे लंबा संविधान किसका है, सबसे बड़ा संविधान क्या है, हमारे भारत का संविधान है। क्योंकि इसके पीछे कुछ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भी है। भारत का जो ज्योग्राफिकल एरिया है काफी बड़ा है, विविधताओं वाला देश है, सर्वधर्म को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। तो उन सभी विविधताओं को देखते हुए सभी को इंक्लूड कर दिया जा सके, तो इस तरह से हमारा संविधान जो था उसमें प्रोविजंस बढ़ते गए, आर्टिकल्स बढ़ते चले गए, उसके काफी वो लेंथीएस्ट हो गया। दूसरी बात करें, दूसरा जो रीजन था लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो दूसरा रीजन ये था कि जो भारतीय संविधान में जो हमारा जो मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन है वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अपने आप में काफी बड़ा एक्ट था, तो उससे हमने जो मेजोरिटी ऑफ द प्रोविजंस लिए हैं, इस वजह से दूसरा रीजन वो भी है भारतीय संविधान के लेंथीएस्ट होने का। ठीक है, अब यहाँ पर आपने एक टर्म देख रहे हैं कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको यहां पर एक पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि व्हाट इज द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशंस आर क्लासिफाइड इनटू रिटन लाइक अमेरिकन एंड अनरिटन लाइक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। जो यूएसए है या अमेरिका है, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जस्ट लाइक इंडिया। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन भी कैसा है, रिटन है। जबकि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, वो अनरिटन है। यहां पर आपको एक चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूं कि अनरिटन का मतलब ये नहीं है कि वहां का संविधान लिखा नहीं गया है। संविधान वहां का भी लिखा गया है, लेकिन फर्क इतना है कि जो सबसे पहला फर्क जो आता है कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें अमेंडमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो वो काफी रिजिड होते हैं। ठीक है, जबकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या होते हैं, जो अमेंडमेंट करने का जो प्रोसीजर होता है वो काफी फ्लेक्सिबल होता है। दूसरा, यहां पर अगर मैं बात करूं ब्रिटिश की, तो ब्रिटिश में अगर आपको भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर आप कोई लॉ देखना चाहते हैं तो हमारे पास एक ऑर्गेनाइज्ड, एक स्टेब्लिश्ड, एक बहुत ही अच्छी तरह से लिखी हुई हमारे पास क्या है, एक बुक ऑफ लॉ है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। लेकिन ब्रिटिश के पास जो ब्रिटिशर्स हैं, उनके पास अभी तक भी ना कोई भी ऐसा एक रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, ऐसा एक कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जहां पर आपको सारा जितने भी लॉज हैं उस कंट्री के जो वहां फॉलो होते हैं वो सारे किताब में मिल जाएं। तो ऐसी कोई ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक डेटा वहां पर अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसको हम अनरिटन बोलते हैं। वहां क्या है, एक नंबर ऑफ बुक्स में आपको वो क्या है, स्पोरेडिक मैनर में बहुत सारी जो लॉज हैं वो सारे मिल जाएंगे। लेकिन जस्ट लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अनरिटन वाले केसेस में ऐसा वहां देखने को नहीं मिलता। या हम ऐसे कह सकते हैं, जहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर तो एक संविधान होता है लिखा हुआ, या कहें एक कानूनी दस्तावेज होता है जहां सारे लॉज को क्या किया जाता है, एक जगह संकलित कर दिया जाता है, एक जगह कलेक्ट कर दिया जाता है। जबकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे फीचर्स देखने को नहीं मिलते। वहां अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग लॉज मिल जाएंगे, और वहां पर जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाती है, समय के अनुसार जो जो कानून बनते जाते हैं वो उसमें एड ऑन होते चले जाते हैं। तो ये फर्क था रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो भारत में क्या फॉलो होता है, भारत में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होता है, जबकि ब्रिटिश में क्या होता है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होता है।
अगला पॉइंट है, यहां पर लिखा है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आर कंपाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ अ बुक, जो मैंने आपको बता दिया। अनरिटन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कस्टम्स, वहां के क्या कस्टम्स हैं, वहां के क्या ट्रेडिशंस हैं, क्या प्रेसिडेंट्स हैं, वहां के क्या जुडिशियल डिसीजंस हैं, इन सभी चीजों को कंसीडर करते हुए, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए वहां पर जो जो लॉज बनते चले जाते हैं वो जस्ट लाइक इन द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज हाईली डिटेल्ड, भारतीय संविधान काफी बड़ा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इट इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, शुरुआत में 395 अनुच्छेद थे, ठीक है, लेकिन अब अनुच्छेद बढ़ के कितने हो गए, 470 हो गए। 470 आर्टिकल्स हैं जिसको 25 भाग में डिवाइड कर दिया गया है, और कितनी है, 12 शेड्यूल्स हैं हमारे यहाँ पर। शेड्यूल्स जो है, ठीक है, तो यहां पर मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है काफी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। शुरुआत में जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था तब से अब तक बहुत सारे इसमें अमेंडमेंट हो चुके हैं, 100 से ज्यादा इसमें संशोधन किए जा चुके हैं, नई प्रोविजंस एड ऑन हुए हैं इसमें। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इट इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है कि यूनिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगले चलते हैं अगली स्लाइड पर। यहां पर आप देखेंगे कि ये क्या है, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये क्या है, इसका दूसरा सैलिएंट फीचर्स है। देखिए, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि जो भारतीय संविधान है वो क्या है, मिश्रण है रिजिडिटी का, फ्लेक्सिबिलिटी का। ये जो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी टर्म यहां पर यूज किया गया है, ये यूज किया गया है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अमेंडमेंट। संविधान में अगर आप संशोधन करना चाहते हैं तो संशोधन के क्या तरीके होंगे, क्या वो रिजिड है, क्या वो फ्लेक्सिबल है, इसी के आधार पर इसको क्या किया गया। ये एक यूनिक फीचर है, ब्लेंड ऑफ द रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो भारतीय संविधान जो है ना तो वो इतना रिजिड है कि उसमें संशोधन किया ही नहीं जा सकता, और ना ही वो इतना फ्लेक्सिबल है कि जब मन करे आप उसमें क्या करते हैं, संशोधन करते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। यहां पर लिखा है कॉन्स्टिट्यूशंस आर क्लासिफाइड इनटू रिजिड एंड फ्लेक्सिबल ऑन द बेसिस ऑफ अमेंडिंग प्रोसीजर। ये मैंने आपको बता दिया। A rigid constitution is one that requires a special procedure for its amendment. For example, the American Constitution. ठीक है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जिसमें अमेंडमेंट करने के लिए क्या जरूरत हो, स्पेशल प्रोसीजर की जरूरत हो, उसको हम बोल देते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसा कि आपको अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिल जाएगा। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इज वन that can be amended in the same manner as ordinary laws are made. फॉर एग्जाम्पल द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना ज्यादा रिजिड है कि वहां पर आपको अगर अमेंडमेंट करना है तो स्पेशल प्रोसीजर्स की या मेजोरिटी, वो मैं आपको आगे क्लासेस में बता दूंगा कि स्पेशल प्रोसीजर क्या होता है, तो उसमें स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करना होता है। जबकि ब्रिटिश का इतना फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन था कि उसमें अगर आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो वो जस्ट लाइक ऑर्डिनरी लॉज आप क्या कर सकते हैं, उसमें अमेंडमेंट करते हैं। लेकिन भारत ने क्या किया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उन्होंने क्या किया, भारतीय संविधान बनाते समय उसको क्या किया, एक मिश्रण तैयार किया कि भाई संविधान जो होगा भारत का वो ना तो इतना रिजिड होगा कि हर वक्त जो है स्पेशल प्रोसीजर की जरूरत हो, ना ही इतना फ्लेक्सिबल होगा कि उसको जब मन करे तब उसमें अमेंडमेंट कर दिए जाए। तो इट वाज अ ब्लेंड ऑफ द रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज अ मिक्सचर ऑफ द रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो जब भी संविधान में संशोधन की बात आती है, संविधान में अमेंडमेंट की बात आती है, ठीक है, तो अमेंडमेंट की जब भी बात आएगी तो एक आर्टिकल आपको याद रखना है, अनुच्छेद 368। इसी के तहत जो है संविधान में कोई भी संशोधन किया जा सकता है। तो जब भी हम आर्टिकल 368 के तहत संविधान में कोई भी संशोधन करना चाहेंगे तो 3 टाइप से अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। पहला तरीका है अमेंडमेंट बाई स्पेशल मेजोरिटी। आपको क्या करना है, अगर आप संविधान में कोई संशोधन करना चाहते हैं तो क्या होगी, आपको जरूरत होगी स्पेशल मेजोरिटी की। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज का 2/3 ऑफ द मेंबर्स क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए और वोटिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा प्लस 50% वोट्स ऑफ द टोटल मेंबरशिप। जो टोटल मेंबरशिप है पार्लियामेंट की उसका 50% जो है, या कहूं टोटल मेंबरशिप ऑफ जो भी सदन है उसकी टोटल मेंबरशिप का 50% वोट्स जो है होना चाहिए। तो ये जरूरत पड़ती है स्पेशल मेजोरिटी के केसेस में। ये आपको मैं आगे जो क्लासेस बताऊंगा, जब पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा वहां पर इसको एकदम क्लियर कर दूंगा कि 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर एंड द 50% टोटल मेंबरशिप, इन दोनों में थोड़ा सा जो फर्क है वो मैं आपको आगे क्लियर करूंगा डेफिनेटली। फिलहाल आप ये याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट किए जाते हैं आर्टिकल 368 के अधीन किए जाते हैं, और 3 तरह कैसे किए जा सकते हैं, जिसमें पहला तरीका है अमेंडमेंट बाई स्पेशल मेजोरिटी, जिसमें 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग की वहां पर जरूरत होती है। उसके अलावा 50% वोट्स ऑफ द टोटल मेंबरशिप की जरूरत होती है। दूसरा तरीका है अमेंडमेंट बाई स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाई हाफ ऑफ द टोटल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ इंडिया। देखिए, दूसरा संशोधन
जब भी आप करेंगे तो उसमें जरूरत होगी आपको स्पेशल मेजोरिटी की, जो ऊपर आपको लिखी हुई है। उसके अलावा जितना भी स्टेट्स हैं भारत में, उन स्टेट्स के हाफ ऑफ द असेंबली, उनके आधे राज्यों से क्या चाहिए, रेटिफिकेशन चाहिए, वहां से अप्रूवल मिलना चाहिए, तभी अमेंडमेंट पॉसिबल है। तो दो तरीके, पहला अमेंडमेंट बाई स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, दूसरा तरीका अमेंडमेंट बाई स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाई हाफ ऑफ द टोटल स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तीसरा तरीका है अमेंडमेंट बाई द सिंपल मेजोरिटी। नॉर्मल कोई ऑर्डिनरी लॉज बनना है तो सिंपल मेजोरिटी से हम क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भारतीय संविधान है इज अ मिक्सचर ऑफ द रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। तीसरा है क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर। देखिए भारत क्या है, आपको जब मैं संविधान पढ़ाऊंगा तो जो चैप्टर 1 है या पार्ट 1 में आप देखेंगे कि इंडिया क्या है, भारत जो है वो हमारा क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत क्या है, भारत जो है वो है यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का एक यूनियन है। तो यहां पर एक टर्म आता है फेडरल, ठीक है। फेडरल का मतलब क्या होता है, देखो फेडरल का मतलब होता है कि राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट। लेकिन वहां पर क्या होता है, स्टेट्स को ये राइट नहीं होते और स्टेट्स के बीच में और सेंटर के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होता। यहां पर क्या होता है, फेडरल वाले केसेस में यहां पर एक एग्रीमेंट होता है, स्टेट जब चाहे यूनियन से क्या हो सकता है, अलग हो सकता है, ठीक है। फेडरल क्या है, फेडरल इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, लेकिन यहां पर स्टेट्स को ये राइट है, स्टेट्स का एक एग्रीमेंट होता है कि जब स्टेट चाहे तब इस यूनियन से अलग हो सकता है। इट इज अ फेडरलिज्म। फाइल भारत जो है, इंडिया इज नॉट अ फेडरल कंट्री। भारत क्या है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब ये है कि यहां पर जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स और सेंटर के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। स्टेट्स अगर चाहे भी तो भारत से अलग नहीं हो सकता। स्टेट्स क्या है, भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फेडरल एंड द यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो इंडिया जो फॉलो करता है यूनियन ऑफ स्टेट्स को फॉलो करता है, या फिर मैं कहूं क्वासी फेडरल है, ठीक है, कंप्लीटली फेडरल नहीं है। भारत क्या है, क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है। तो इसको हम समझते हैं कैसे, देखिए फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बायस, या मैं कहूं एक एग्जैक्ट मीनिंग में, एक एग्जैक्ट लाइन में डिस्क्राइब करना चाहूं इसको, तो हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या फॉलो बताता है, वो कहता है कि फेडरल सिस्टम है लेकिन यूनिटरी बायस के साथ है। मतलब जो कुछ पावर्स हैं वो यूनियन को ज्यादा है, या मैं कहूं सेंटर को ज्यादा है। भारतीय संविधान जो होता है कंटेन्स बोथ फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स। दोनों फीचर्स हमारे संविधान में देखने को मिल जाएंगे, फेडरल भी और यूनिटरी फीचर्स भी। देखिए यूनिटरी का मतलब है जब स्टेट्स के पास पावर होगी, फेडरल का मतलब है यूनियन के पास पावर होगी। तो आइए वही समझते हैं कि फेडरल फीचर्स क्या हैं और यूनिटरी फीचर्स क्या हैं। देखिए जो फेडरल फीचर्स हैं जिसमें आता है टू गवर्नमेंट, दो सरकार होती है, एक केंद्र सरकार एक राज्य सरकार। ये क्या है, ये हमारा फेडरल फीचर्स है। ये संघ के लक्षण है, संघ के जो है क्या है, ये संघ के एग्जाम्पल हैं। जैसे कि टू गवर्नमेंट, एक सेंटर की गवर्नमेंट एक स्टेट की गवर्नमेंट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फेडरल फीचर्स। दूसरा है डिवीजन ऑफ पावर। हमने डिवीजन ऑफ पावर देखा ही था, हमारी जो शेड्यूल्स हैं जिसमें हमने देखा था कि स्टेट लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट होती है। तो वो क्या है, वो एक तरह से एक्सप्लेन कर रहा है डिवीजन ऑफ पावर्स को। तो फेडरल फीचर्स का एग्जांपल है। तीसरा है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ द फेडरल फीचर्स। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान जो है उसकी सुप्रीमेसी होना, ये भी क्या है कि फेडरल फीचर्स है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फीचर्स में आता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो जुडिशरी है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, इट्स आल्सो एन एग्जांपल ऑफ द फेडरल फीचर्स। और बाइकैमरलिज्म, तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेडरल फीचर या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिटरी फीचर्स। तो आपको ये क्या करना है, ये याद रखना है कि फेडरल फीचर्स क्या क्या है। अब आते हैं यूनिटरी फीचर्स पर। यूनिटरी फीचर्स में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सेंटर। देखिए फेडरल फीचर्स में आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि जो पावर है वो पावर क्या है, डिवाइडेड होगी, कुछ सेंटर के पास कुछ स्टेट के पास होगी, ठीक है। जैसे टू गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग स्टेट गवर्नमेंट अलग। डिवीजन ऑफ पावर अलग अलग लिस्ट मैंने आपको बताया था। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा है ही, तो इसमें कोई भी सुप्रीमेसी नहीं आती कि सेंटर के पास ज्यादा पावर होगी या स्टेट के, जो संविधान में लिखा हुआ है उसे फॉलो करना होगा, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स क्या थे, फेडरल फीचर्स थे। जबकि यूनिटरी फीचर्स का मतलब पावर कहां होगी, सेंटर के साइड होगी या यूनिटरी बायस होगी। इसमें स्ट्रॉन्ग सेंटर, हमें पता है कि कॉन्करेंट लिस्ट में ज्यादातर कौन बना सकता है, दोनों बना सकते हैं, लेकिन रेजिडोरी पावर किसके पास है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो इसलिए ये क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंटर इज एन एग्जांपल ऑफ द यूनिटरी फीचर्स। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन,
ऐसा नहीं है कि स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारा जो है कंट्री लेवल का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे यहाँ सिर्फ एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उस स्टेट में भी एप्लीकेबल और पूरे भारतवर्ष में पैन इंडिया में वो एप्लीकेबल है। सिंगल सिटीजनशिप, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पर कि अलग अलग नागरिकता हो, जस्ट लाइक अमेरिका। अमेरिका में राज्यों की नागरिकता अलग होती है और यूएसए की नागरिकता अलग होती है। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। इफ यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया तो आप इंडिया के सिटीजन है। ऐसा नहीं है कि आपको उत्तर प्रदेश की नागरिकता अलग मिल जाए या हरियाणा की नागरिकता अलग मिल जाए, उसके अलावा भारत की नागरिकता नहीं। हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर एक सिंगल सिटीजनशिप है, वी आर इंडियन। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है वो यूनिटरी फीचर्स को दर्शाता है। यहाँ पर इंटीग्रेटेड जुडिशरी, जुडिशरी का इंटीग्रेटेड होना, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपको क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स मिल जाएंगे, उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अगर हम स्टेट लेवल पर आएंगे तो हाई कोर्ट, सेंट्रल लेवल पर आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये क्या है कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी का एग्जांपल है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर, सेंटर से जो गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ द यूनिटरी फीचर्स, क्योंकि यहाँ पर सेंटर को ये पावर दी गई है। इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजंस या ऑल इंडिया सर्विसेज, ये क्या है, ये यूनिटरी बायस के एग्जांपल हैं, क्योंकि जब भी इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं या इमरजेंसी इंप्लीमेंट होती है भारत में, तो उस टाइम पे जो सारी पावर्स है वो कहां चली जाती है, वो सेंटर के पास चली जाती है। तो यहाँ पर ये क्या है, एक यूनिटरी बायस है, यहाँ पर यूनिटरी फीचर्स है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। द टर्म फेडरेशन नॉट यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे संविधान में कहीं पर भी फेडरेशन टर्म को यूज नहीं किया गया है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उन्होंने जो टर्म यूज किया है वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो आर्टिकल 1 हमारा यही कहता है भाग 1 में कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यहां पर लिखा हुआ। तो ये आप समझ गए होंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर। क्वासी फेडरल यही है कि फेडरल माने का, फेडरल का मतलब ये है कि स्टेट जो राज्य होंगे वो एक यूनियन बनाए हुए होंगे और राज्यों को क्या होगा, राज्यों और सेंटर के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ होगा और उसमें उनको कैपेबिलिटी होगी, स्टेट्स जो होंगे वो क्या होंगे, सक्षम होंगे कि वो जब चाहें तब अलग हो जाएं उस यूनियन से। जबकि यूनियन ऑफ स्टेट जो भारत में फॉलो होता है, जो क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर भारत में फॉलो होती है, यहाँ पर स्टेट्स को ये अधिकार नहीं है कि वो उस यूनियन से अलग हो पाए। ठीक है, तो इसीलिए हमने बोला कि जो भारतीय संविधान है वो क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है, या भारत क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर्स के दायरे में आता है, या फिर कहें फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बायस। अगला है हमारा सैलिएंट फीचर्स, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखिए इंटीग्रेटेड का मतलब है कि सेंटर पे क्या है, या पूरा कहें हम भारतवर्ष लेवल पर सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स चले जाते हैं और उसके नीचे तहसील लेवल पर जाएंगे तो सब डिविजनल कोर्ट्स वहां पर चले जाते हैं। दिस इज एन इंटीग्रेटेड, ये क्या है, पूरा जुड़ा हुआ है। वो चाहे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखें, चाहे आप तहसील लेवल पर देखें, स्टेट लेवल पर जो लॉज फॉलो होने होंगे वो क्या होंगे, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, सारे लॉज सेम रहेंगे हर जगह। तो ये क्या, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द इंटीग्रेटेड जुडिशरी। देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ भी है, हियरार्की विद द सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप फॉलोड बाय द हाई कोर्ट्स, then district courts and other court. This single system of courts enforce both central and state laws. ठीक है, तो ये जो कोई भी लेवल चाहे क्यों ना हो जुडिशरी का, हर लेवल पर फॉलो क्या होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो किया जाएगा। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटर। जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है काफी, क्योंकि वहां पर जो जुडिशरी जो जजेस होते हैं उनकी पोस्टिंग में किसी भी पॉलिटिशियन का डायरेक्ट कोई ऐसा रोल होता नहीं है। और इनको जितने भी जजेस हैं इनको आफ्टर रिटायरमेंट इनको कहीं पर सर्विस करने की भी इनको जो है परमिशन नहीं होती है। यहाँ पर कोई भी जो है जुडिशरी के ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पर कह देते हैं दिस इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर यहाँ पर नहीं होता। तो जो चौथा फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। पांचवा फीचर जो आता है वो आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, एवरी सिटीजन नॉट लेस। देखिए एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है कि आपको वोट देने का अधिकार मिल गया। ठीक है, तो भारत में क्या है, जो भारत आजाद हुआ उससे पहले ब्रिटिशर्स ने कभी भी भारतीयों को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं दी। मतलब भारतीयों को 100% जितने भी भारतीय थे सबको वोट डालने का अधिकार नहीं था। उस टाइम लिमिटेड फ्रेंचाइजी दी जाती थी, लेकिन भारत जब आजाद हुआ उसके बाद भारतीयों को क्या हुआ, एडल्ट फ्रेंचाइजी दी गई। तो यहां पर वही है कि एवरी सिटीजन नॉट लेस देन 18 ईयर्स, कोई भी व्यक्ति अगर 18 साल से नीचे का नहीं है तो उसको क्या है, उसको राइट है वोट डालने का विदाउट डिस्क्रिमिनेशन।
बिकॉज ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी फॉर लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हो, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शन हो, प्रत्येक भारतीय को जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है या 18 साल है, उसको ये अधिकार है वोट डालने का। तो इसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। एक्चुअल में शुरू में इसकी एज 21 ईयर्स थी, लेकिन बाय द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1988 इसकी एज को घटा करके कितना कर दिया गया, 21 से कर दिया गया 18 वर्ष। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो उम्र है वोटिंग की, जो एज है, उसको 21 से 18 घटाकर किस वर्ष किया गया, कौन से संविधान संशोधन से किया गया? तो 61st जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, कब? 1988 में इसको घटा करके कर दिया गया। अब बात आती है इमरजेंसी प्रोविजंस की। इमरजेंसी प्रोविजंस क्या है? प्रोविजंस जो है, इमरजेंसी का प्रोविजन लाया क्यों गया? इसको लाया गया फॉर द सेफगार्ड द सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। देश की जो है सॉवरेनिटी को बनाए रखने के लिए, उसकी यूनिटी, उसकी एकता, अखंडता और उसकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए हमने जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उन्होंने क्या किया, इमरजेंसी प्रोविजंस को क्या किया, इसमें एड ऑन किया। तो इसमें क्या क्या प्रोविजंस डाले वो देखते हैं जरा। इमरजेंसी जो होती है 3 टाइप से लगाई जाती है। पहली होती है हमारी नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, जो आर्टिकल 352 के तहत लगाई जाती है। 352 नेशनल इमरजेंसी लगाते क्यों है? ग्राउंड ऑफ द वॉर, अगर कोई युद्ध का वजह है, कोई युद्ध की आकांक्षा है, युद्ध का कोई आशंका है, कोई एक्सटर्नल एग्रेशन है या आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह हुआ हो, कोई बाहरी आक्रमण हुआ हो या फिर युद्ध जैसी स्थिति अगर है, तो उस कंडीशंस में क्या किया जा सकता है, नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 352 में पार्लियामेंट को ये पावर देता है। अगला आता है स्टेट इमरजेंसी। आर्टिकल 356 में क्या है, प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन की बात कही गई है ऑन द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। यहां पर एक बात आपको विशेष ध्यान रखने वाली है कि जो स्टेट इमरजेंसी है उसमें आर्टिकल 356 ये कहता है अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हुई है तो उस केसेस में क्या होगा, प्रेसिडेंट्स रूल लगेगा। और अगर जो स्टेट है वो फेल हो जाता है टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस ऑफ द सेंटर, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कोई डायरेक्शंस दिए कि आपको इस तरह से काम करना है, इफ द स्टेट इज फेल, स्टेट क्या है उसको फेल हो गया उसको कंप्लाई करने में, तो क्या है, जो आर्टिकल 365 है वो पावर देता है पार्लियामेंट को किस चीज के लिए, स्टेट इमरजेंसी लगाने के लिए। तो दो स्टेट इमरजेंसी में दो आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 356 जो प्रेसिडेंट रूल्स की बात करता है, द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, जबकि 356 कहता है कि टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर। अगर जो है स्टेट सेंटर की डायरेक्शंस को कंप्लाई नहीं कर पा रहा है देन उन केसेस में क्या होगा, स्टेट इमरजेंसी लगेगी। अगला आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के तहत लगाई जाती है। तो यहाँ पर 4 अनुच्छेद आपको याद रखने हैं। अनुच्छेद 352 जो नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, अनुच्छेद 356 जो स्टेट इमरजेंसी की बात करता है, अनुच्छेद 360 जो क्या है, वित्तीय आपातकाल की बात करता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। तो ये क्या है, इमरजेंसी प्रोविजन इज ऑल्सो एन यूनिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे आते हैं, अगला है हमारा 3 टायर गवर्नमेंट। ये भी क्या है, एक यूनिक फीचर है। 3 टायर गवर्नमेंट का मतलब है एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार, एक ग्राम पंचायत वाली जो है, जहां जिसमें आपका ग्राम पंचायत आ जाती है, म्यूनिसिपैलिटीज आ जाती हैं, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इनको क्या किया गया था, एड ऑन किया गया था, किसको, जो ग्राम पंचायतें हैं और जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं इनको। तो 3 टायर गवर्नमेंट आप सिर्फ यहाँ इतना समझें कि इट इज ऑल्सो एन यूनिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये होता है कि केंद्र पर सरकार होगी, एक राज्य पर होगी और एक ग्राम पंचायत लेवल पर सरकार होगी। इसका मेन जो रीजन यही था ब्रॉड बेस बनाने के लिए कि एक बड़ा बेस तैयार हो और जो पिलर है हमारा भारतीय लोकतंत्र का वो मजबूत हो, क्योंकि जितना बेस मजबूत होगा उतना ही क्या होगा, हमारा लोकतंत्र मजबूत होता चला जाएगा। इसलिए 3 टायर गवर्नमेंट को क्या किया गया, एड ऑन किया गया। अगला आता है इंडिपेंडेंट बॉडीज। कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने क्या किया, संविधान में उनको लेकर के आए, जिसमें एक आ जाता है इलेक्शन कमीशन जो आर्टिकल 324 से लेकर के चलता है 329 तक, ठीक है। तो ये जो है सॉरी यहाँ पर मैं आपको दिख नहीं पा रहा हूँ, एक सेकंड। तो ये जो अनुच्छेद है हमारा 324 से लेकर 329 तक, ये क्या है, इलेक्शन कमीशन, इसमें अनुच्छेद में इसकी बात की गई है। तो इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे ना, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इतना पावर दिया है इलेक्शन के केसेस में कि इवन मेरे हिसाब से तो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर इनको मिल जाती है जब इलेक्शन चल रहे होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट जब लगा होता है।
तो ये क्या है, इट इज द लाइबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये किसमें है, आर्टिकल 324 या अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में इसकी बात की गई है। जब हम इलेक्शन कमीशन आगे पढ़ेंगे तब मैं आपको इसको क्लियर करके बताऊंगा। तो इंडिपेंडेंट बॉडी जो है वो लाई क्यों गई, वो लाई गई कि जो गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है या जो प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट इंडिया में फॉलो होती है, उस पर चेक एंड बैलेंस का काम कर सकें। तो पहला हमने यहां पर लाया जो इंडिपेंडेंट बॉडीज में, वो था इलेक्शन कमीशन। दूसरा आता है कैग। कैग क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये क्या है, ये करता है जो पब्लिक अकाउंट्स हैं, जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उनका ऑडिट करने का काम कौन करता है, कैग करता है। ये इंडिपेंडेंट बॉडीज है, इस पर किसी का प्रेशर नहीं होता। तो कैग का जो पद बनाया गया, कैग का जो ऑफिस बनाया गया, ये भी क्या बनाया गया कि जो भी गवर्नमेंट है उसको चेक एंड बैलेंस के लिए इस पद को जो है सृजित किया गया। तो ये इंडिपेंडेंट बॉडीज में हमारा था। अगला आता है यूपीएससी एसपीएस, इसके बारे में भली भांति परिचित है। तो यूपीएससी एसपीएससी ये भी क्या है, हमारी इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने ये इनको इंक्लूड किया, जिससे कि क्या रोका जा सके, निरंकुशता को, तानाशाही को रोका जा सके। अगला आता है सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल नागरिकता। मैंने आपको बता दिया कि भारत में सिर्फ एक नागरिकता चलती है। अगर आप नागरिक हैं तो भारत के हैं, ऐसा नहीं है आप किसी पार्टिकुलर राज्य के नागरिक माने जाएंगे। आप नागरिक उस राज्य के, लेकिन अल्टीमेटली यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको कानूनन तौर पर सिटीजन ऑफ द यूपी, सिटीजन ऑफ द हरियाणा नहीं बोला जाता, आपको यही बोला जाता है कि यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये आप याद रखेंगे। अगला आता है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये भी क्या है, यूनिक फीचर्स है किसका, भारतीय संविधान का यूनिक फीचर्स है। देखिए फंडामेंटल राइट जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा कि कितने फंडामेंटल राइट है। ठीक है, 6 फंडामेंटल राइट है, वो सारे मैं आपको बताऊंगा। तो फंडामेंटल राइट्स क्या था, फंडामेंटल राइट्स गवर्नमेंट की लाइबिलिटी थी। गवर्नमेंट को कुछ लाइबिलिटीज दी गई कि भैया ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ये नागरिकों को प्रदान आपको करने ही करने हैं। और ये जो फंडामेंटल राइट है ये जस्टिफाइबल है। इनको अगर आपको गवर्नमेंट जो है इनको दबाने का काम करती है, फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करने का काम करती है, तो यू हैव द राइट टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, इसमें डेफिनेटली इंटरफेयर करेगी। ठीक है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स तो हैं, लेकिन इनके कुछ क्या है, लिमिटेशंस हैं इनके कुछ। इट्स नॉट द एब्सोल्यूट। ये कैसे एब्सोल्यूट नहीं है, आपको फंडामेंटल राइट्स हैं, ये बात सत्य है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो आपको आगे जो भी क्लासेज होंगे उनमें मैं आपको बताऊंगा। अगला आता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे वो फ्यूचर्स के लिए कितना आगे तक उन्होंने सोच लिया था। डीपीएसपी को उन्होंने क्या किया, भारतीय संविधान में इंक्लूड कर दिया, और वहां पर उन्होंने इस बात को लिखा कि डीपीएसपी जो है, जब भारत, क्योंकि 1950 में वी वर नॉट कैपेबल, हम उतना सक्षम नहीं थे कि जो उन्होंने डीपीएसपी में चीजें डाली थी उनको कंप्लाई कर पाते, उनको फिलफिल कर पाते। तो वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जैसे जैसे भारत के रिसोर्सेज बढ़ेंगे, जैसे जैसे भारत सक्षम होता जाएगा, तो ये लाइबिलिटी होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ये लाइबिलिटी होगी जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनकी, कि डीपीएसपी को जो है इंप्लीमेंट करते चले जाएं। तो ये डीपीएसपी क्या है, ये वेलफेयर स्टेट की जो है कामना करता है, वेलफेयर स्टेट की ओर ये इंगित करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर द रिमाइंडर टू द पीपल ऑफ इंडिया, या कहें रिमाइंडर टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। जिस तरह से फंडामेंटल राइट क्या है, सिटीजन्स को मिले हुए हैं, उसी तरह से कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं जो क्या करना चाहिए, हर सिटीजन्स को उनको क्या करना चाहिए, उनको पूरा करना चाहिए। तो ये जो थे क्या है, दीज वर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उम्मीद करता हूं आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे, और अगर समझ में आ गए तो प्लीज चैनल को जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको इंडियन पॉलिटी की जो भी रिमेनिंग चैप्टर है जल्दी से जल्दी उनका पूरा कराने का मेरा प्रयास रहेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।